जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेन स्टडी में। तो जो साथी हमसे लगातार नियमित रूप से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। तो आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है इसका। जिन साथियों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट्स 1 और 2, वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोग में विकिरण चिकित्सा के अंतर्गत किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सरे। एक्सरे किरण का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कांगो बेसिन में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अफ्रीकन पिग्मीज आदिवासी जनजातियों का एक समूह है। ये अफ्रीका में रहने वाले आदिवासी जनजातियों का एक समूह होता है जिसको पिग्मी कहते हैं, जो पारंपरिक रूप से वनों में रहते हैं। ये शिकारी जीवन शैली के होते हैं। ये मध्य अफ्रीका के मूल निवासी हैं तथा ज़्यादातर कांगो बेसिन में ही रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे अधिक खारा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मृत सागर साथियों। मृत सागर सबसे अधिक खारा है साथियों। अच्छा, इसमें लवणता भी जान लेते हैं, कितने परसेंट है इसकी लवणता? इसकी लवणता है 34.2% लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुर्वेद में किस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को इसमें बढ़ावा नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन यूएनएफसी के तहत सीओपी बैठक का विजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक विरासत और स्थल का संरक्षण और संरक्षण। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यूनेस्को प्राकृतिक विरासत और स्थल के संरक्षण पर काम करता है, जबकि यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा पर्यावरण के मुद्दों पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से नीदरलैंड की राजधानी है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, बगलिहार परियोजना पर विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच बगलिहार परियोजना पर विवाद है। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना है। यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये स्थित है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह नारा सन 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ब्राज़ील में। अच्छा इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि क्राइस्ट द ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा है। साथियों अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रतिमा किसकी है तो वो है जीसस क्राइस्ट की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहली बार लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जब्त किया गया था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सतारा। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सतारा को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के तहत कब्जा कर लिया था। चूक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी जो सन 1848 और 1856 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रहे थे। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे 1848 और 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
कितने ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित हैं? तो साथियों बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो साथियों ये आया था मोरक्को से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, जो उसका शासनकाल चला था सन 1333 से 1347 के बीच तक, उस दौरान भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने पीएम गति शक्ति लॉन्च किया है? तो साथियों ये लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है। उन्होंने प्रगति मैदान में, जो कि दिल्ली में स्थित है, नए प्रदर्शनी परिसर का भी उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो गठबंधन में स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन के लिए नाटो का कौन सा सदस्य चर्चा में था? तो साथियों वो था तुर्की। ऑप्शन नंबर 3, तुर्की ने ही उनकी सदस्यता के लिए अपना वोट दिया था, स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 में कब मनाया गया था? तो साथियों ये मनाया गया था हमारा 17 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 30 जून को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैसाखी या बैसाखी का त्यौहार सिख इतिहास की किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है? तो साथियों ये स्मरण कराता है खालसा पंथ की स्थापना का। बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, इसीलिए ये खालसा पंथ की स्थापना की याद दिलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना किस शताब्दी में हुई थी? साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो अभी से, अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी की रचना हुई थी। इसके बारे में और जान लेते हैं। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक क्रॉनिकल है, जिसे 12वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में रॉक कट वास्तुकला के उदाहरण हैं? तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बारबरा गुफाएं। तो साथियों इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बारबरा गुफाएं है कहाँ पर ये। तो बराबर हिल गुफाएं भारत में, या बार हिल गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं। यह बिहार में स्थित है। तो साथियों ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो साथियों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।